अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, जिसका इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर को बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंस बुनियादी तौर पर एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर हम कायनात के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं और इसमें चूंकि हम तमाम चीज़ों को ही स्टडी कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन और डाटा हमें कलेक्ट होता है वो जब हम एक तरतीब उसे देते जाते हैं उसको स्टडी करने के लिए, तो ये इतना वास्ट नॉलेज बन जाता है कि किसी एक पर्सन के लिए उस तमाम नॉलेज को एट वंस समझना, उसे तरतीब देना, उसे स्टडी करना उसके लिए शायद नामुमकिन हो। तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब स्टडी करना चाहते हैं तो उसको मुख्तलिफ़ इकसाम में, टाइप्स में, काइंड्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ एक पहलू बड़ा अहम है और वो ये है कि जब भी किसी चीज़ का मुताला करने के लिए उसको मुख्तलिफ़ शोबाजात में, मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मकसद होता है कि हम उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चूँकि साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो इब्तदाई तौर पे तमाम चीज़ों में से इस बुनियाद पे कि इनमें जानदार चीज़ें कौन सी हैं और बेजान चीज़ें कौन सी हैं, तो इस बुनियाद पर साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो याद रखिएगा कि शुरू में साइंस को लिविंग थिंग्स की बेस पे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब इनमें एक वो हिस्सा है जिसके अंदर हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो जानदार हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, और दूसरे हिस्से के अंदर हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो बेजान हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स के मुताला को, स्टडी को हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंसेस और नॉन लिविंग थिंग्स को हमने नाम दिया फिजिकल साइंसेस। तो यूं आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइंसेस है, जो साइंस है, इसकी दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंसेस एंड नंबर 2 फिजिकल साइंसेस। Biological sciences deals with the living things and physical sciences deals with non-living things। तो बात यहाँ तक ही नहीं है, क्योंकि नॉलेज जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अर्ली टाइम में 19th सेंचुरी में जब ये हम बात कर रहे हैं तो उसको दो हिस्सों में तो डिवाइड किया गया, लेकिन लेटर ऑन इन दो हिस्सों को, इन दो कैटेगरीज को मज़ीद सब्जेक्ट्स के अंदर, मज़ीद पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड किया गया। जैसे आज के टाइम पे हम ऐसे कई सब्जेक्ट्स जानते हैं जिनका ताल्लुक इन दो हिस्सों से है, जैसे बायोलॉजी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है। ये वो मज़ामीन हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ है। जबकि दूसरी तरफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री
तो व्हाट आर द फ्रंटियर्स, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ फंडामेंटल साइंस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इस टॉपिक का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां याद रख लें कि देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज, द लिमिट्स of fundamental science or physics. Number 1, the world of extremely large objects. Extremely large means the universe itself. हमारी ज़मीन से बाहर या ज़मीन के साइज से बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम की स्टडी को इस पहली कैटेगरी में हम लाएंगे और इसको नाम देंगे द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसी के अंदर कुछ मजीद लाइंस लिखी हुई हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो ये हैं कि आप यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले आप टेलीस्कोप यूज़ कर रहे थे रेडियो टेलीस्कोप, और रेडियो टेलीस्कोप एक लंबे अरसे तक आपको यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती रही है और थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती रही है। और आपको ये मालूम होना चाहिए है कि आइंस्टाइन ने अपने टाइम पे एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी दी थी, एक आइडिया दिया था अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। और वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये 2016 में डिस्कवर की गई लाइगो लेबोरेटरी के साथ, इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जो डिस्कवरी हुई ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया और एक नया आइडिया सामने आया। और ये कहा जा रहा है कि जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सिचुएशन बदल दी और एक नई डायरेक्शन दे दी स्टडी करने की, सोच को एक नई डायरेक्शन दी और नई नई चीज़ें हमारे सामने आई। इसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स के डिस्कवर हो जाने का दूसरा मतलब यह है कि हमारे पास एक नया टूल आ गया है यूनिवर्स को स्टडी करने का। मतलब इससे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से यूनिवर्स को स्टडी कर रहे थे और अब आपके पास ग्रेविटेशनल वेव्स एज अ टूल यूज होंगी इसी यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। बिग बैंग का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि 20 बिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली, दैट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, और कई जगहों पर 13.5, कहीं पे 14 बिलियन ईयर्स अगो लिखा हुआ है। तो बहरहाल आपने टेक्स्ट बुक को फोकस करना है। तो 20 बिलियन ईयर्स अगो जो बिग बैंग हुआ, उसकी जो फायर लाइट थी उसको भी आप रिसेंटली जब आपने डिटेक्ट किया, तो ये सारा मामला फिजिक्स के अंदर आएगा। और फिजिक्स के अंदर आप एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। दूसरी कैटेगरी है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब हम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में अगर देखें तो इसमें एक एटम और उससे नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन, ऐसे बेतहाशा पार्टिकल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हम वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल के साइज से लेकर जमीन के साइज तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम इस कैटेगरी में रखते हैं, जिसे हम वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये जाना कि देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। Number 1, the world of extremely large objects. Number 2, the world of extremely small objects. And number 3, the world of middle size or complex matter. Now, अब हम next question की तरफ आते हैं। हमारा next question है what is physics? अब हम physics को define करेंगे। फिज़िक्स की डेफिनेशन मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह से की जाती रही है। जैसे फ़िज़िक्स जो है ये ग्रीक लेटर फिजिसिस से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब नेचर है, और इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर। तो पहली डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि इसकी थी द स्टडी ऑफ नेचर। और इसी तरह इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ मेजरमेंट।
और इसके अलावा भी बहुत सी डेफिनेशंस आपको मुख्तलिफ किताबों के अंदर मिलती है, लेकिन जो इसकी जो लेटेस्ट डेफिनेशन न्यूक्लियाइज को मर्ज करके भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इसी फील्ड के साथ है। जैसे आज के टाइम पे बहुत से लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का जब नाम सुनते हैं तो उनके जहन में ये आता है शायद इसका ताल्लुक एक ऐसी फील्ड के साथ है जिसमें एटम बम है, जिसमें तबाही है। जब तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जस्ट ऐसा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसका ताल्लुक ऐसी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ है जिससे हम इससे मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और पीसफुल पर्पस में इसको ला सकते हैं। दूसरी ब्रांच हमारे पास जो है उसका नाम है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो मिलकर मैटर बनाते हैं, दैट कंपोज द मैटर। अब ये पार्टिकल्स बेतहाशा पार्टिकल्स हैं, जिसके जो मेन आपको नाम जिनका पता है उनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन इसके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये मैटर कंपोज्ड है। इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और इनकी डिटेल्स को हम एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं जिसका नाम पार्टिकल फिजिक्स है। तीसरी ब्रांच जिसको हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे मूव करता है, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट बट वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो उस सिचुएशन के अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो फिनोमिनाज हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो रूटीन मोशन से डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लेवल पे उन ऑब्जेक्ट्स की मोशंस को स्टडी करने के लिए हमारी एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसका नाम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। जैसे आपको मालूम है
कि अगर आप किसी एक मूविंग कार को रोड पे जो मूव कर रही है, रोड साइड खड़े होकर उसको देखते हैं, तो आपको उसकी जो स्पीड है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट्स हैं, वो डिफरेंट मिलती हैं, आप उसी को नॉर्मली जानते हैं। लेकिन अगर आप उसी कार की मोशन को थ्रू सैटेलाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ज़रा एक अंडरस्टैंडिंग लें कि ज़मीन भी इन दी स्टेट ऑफ मोशन है, सैटेलाइट भी स्टेट ऑफ मोशन में है और कार भी स्टेट ऑफ मोशन में है। अब इस तरह से यहाँ पर मामला आ जाता है रिलेटिविटी का, और रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की मोशन को जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से स्टडी करते हैं तो वो भी इसी सब्जेक्ट का हिस्सा बन जाती है। लिहाजा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर दोनों तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं और इसको हम इसी में कलमबंद करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है। जैसा कि इसका नाम ही क्लियर कर रहा है कि मैटर 3 बेसिक शेप्स के अंदर हमें मिलता है डे टू डे लाइफ में। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। तो मैटर को उसकी सॉलिड फॉर्म में स्टडी करना सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो चलिए इन ब्रांचेस के बारे में मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हमारी किताब में आएंगी, लेकिन ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में होगा। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 है जो सेकेंड ईयर का आखिरी चैप्टर है, और इसी तरह से जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये भी सेकेंड ईयर में आप जाके पढ़ेंगे, और ये चैप्टर नंबर 17 होगा वहाँ पे। तो इसकी शेप्स, प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी इलास्टिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे वहाँ पे। बहरहाल तो ये ब्रांचेस थी। इसके बाद एक लास्ट पार्ट इस टॉपिक का रह जाता है और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी रोल